बच्चों, वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। हमने स्टार्ट की है हाजमोला सीरीज, जिसमें आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। आज हम करेंगे इस चैप्टर का एक क्विक सा रिवीजन। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक से, जिसका है जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जब हमारे पास मान लो दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। हमने एक चार्ज को बी पॉइंट से उठा के ए पॉइंट पे लेके गए, तो उसमें हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए के ऊपर उठा के लेके गए, तो उसमें हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वो किस में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और इसको हम पोटेंशियल नहीं बोलते, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल तक लेके जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, डिवाइडेड बाय चार्ज। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो बी पॉइंट है इसको मैंने इन्फिनिटी पे मान लिया। इन्फिनिटी पे हम ये अज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जीरो होता है, तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल आ गया वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। और जो हमारे पास पोटेंशियल है उसकी यूनिट होगी वोल्ट, इसको हम कैपिटल वी से लिखेंगे। और ये एक हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या आता है? के क्यू बाई आर स्क्वेयर। ये मेरे पास एक चार्ज है और किसी आर डिस्टेंस पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा? के क्यू डिवाइडेड बाय आर। के क्यू डिवाइडेड बाय आर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेज हैं, नंबर ऑफ चार्जेज है Q1 Q2 Q3 Q4, तो हम लिख सकते हैं के क्यू बाई R1, के क्यू बाई R2, के क्यू थ्री बाई R3। तो इन सबको ऐड कर देंगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव रखो, नेगेटिव चार्ज है तो उसको नेगेटिव रखो। नेक्स्ट आता है हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल कितना होगा। पोटेंशियल हमारे पास डाइपोल की वजह से आएगा के पी कोस थीटा बाय आर क्यूब। और आप लोगों को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? 2 के पी बाय आर क्यूब एंड के पी बाय आर क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, ये एक्सियल पे आया था और ये इक्वेटोरियल पे आया था। लेकिन पोटेंशियल क्या आएगा हमारे पास? जनरल, किसी भी एक जनरल पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल निकाल दिया। ये एक्स पॉइंट है, यहाँ पे मैंने पोटेंशियल निकाला है। ये इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे है और ये वाला एंगल हमने ले लिया थीटा। जो पी के साथ एंगल बन रहा है वो मैंने ले लिया थीटा। तो पोटेंशियल आएगा के पी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? आर क्यूब के होगा, डिस्टेंस के क्यूब के होगा। और जो पोटेंशियल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के होगा। अगर इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू पी डॉट आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट चलो एक्सियल पॉइंट। अब मैंने कल बताया था एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। एक्सियल पॉइंट क्या होता है? एक्सियल लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एक्सियल पॉइंट होगा इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, और इक्वेटोरियल पॉइंट वो होगा जो इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। तो एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा क्या आ जाएगा? ये थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इक्वेटोरियल के लिए ये थीटा क्या हो जाएगा? 90 होगा। तो एक्सियल पॉइंट के लिए हमारे पास पोटेंशियल आ गया के पी बाई आर स्क्वायर एंड इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए पोटेंशियल आ गया 0। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कौन से सरफेस होते हैं? जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा। ये दो पॉइंट है, अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे है तो इस पॉइंट पे भी जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा। जब पोटेंशियल सेम है तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। हमें पता है, देखो, एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल इज सेम। कोई भी एक ऐसा सरफेस, कोई भी सरफेस जहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? वी ए इज इक्वल टू वी बी। दो पॉइंट थे हमारे पास, उन दोनों पे क्या होगा? पोटेंशियल सेम रहेगा। मान लो कि ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आते हैं वो कैसे आते हैं? हमारे पास आते हैं वो इस टाइप से, है ना, इस टाइप से आएंगे। और इसमें मैंने मान लिया कि दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट ले लिया और एक ये पॉइंट ले लिया। तो ये मैंने ए मान लिया और ये मैंने बी मान लिया। तो ए से बी पे जाने के लिए हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्क डन आ गया 0, क्योंकि दोनों पे पोटेंशियल सेम है। और लास्ट स्लाइड में देखो हमने क्या पढ़ा था? वी ए माइनस वी बी। ये वाली वैल्यू 0 आ गई तो वर्क डन क्या आ गया? हमारे पास 0 आ गया। तो यहाँ से इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर दो चीजें हमने देख ली, पोटेंशियल सेम रहेगा दोनों जगह पे, और सेकंड चीज हमने देखी कि वर्क डन क्या रहेगा?
जीरो रहेगा। थर्ड चीज आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, जो सरफेस है उसके ऊपर फील्ड आएगा वो परपेंडिकुलर आएगा। आप इसमें देख सकते हो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो ये मैंने येलो कलर से बनाई है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस कैसी होती है। तो ये फील्ड लाइंस है, ये हमेशा क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर, ये हमेशा क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो नेक्स्ट आता है टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती तो पोटेंशियल कैसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। एक चीज और देख लीजिए, जहां पे फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो क्लोजर होंगे, और जहां पे फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो कम होते जाएंगे, मतलब दूर दूर होते जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फील्ड लाइंस ज्यादा थी तो यहाँ पे पास पास है, और दूर जाते गए तो ये दूर होते गए। इस वाले जैसे हमारे पास अगर फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गए इस टाइप से। अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसके लिए ये आ गई इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो यहाँ पे फील्ड लाइंस ज़्यादा है, ये फील्ड लाइंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्लोजर है, और इधर क्या रहे, दूर होते गए, है ना। सेम इसमें है, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे फील्ड लाइंस कम है और इस वाले एरिया में फील्ड लाइंस है वो ज़्यादा है, तो इधर क्या, सॉरी, इधर हमारे पास फील्ड लाइंस कम है ना। यहाँ पे क्या होंगे कि ये प्रेशर लगेगा तो ये ऐसे चले गए, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस हो गई वो कम हो गई, यहाँ पे फील्ड लाइंस ज़्यादा है तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया। इस साइड क्या हो गया, क्लोजर हो गया, और इस साइड क्या हो गया, दूर होता चला गया। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास कुछ चार्जेज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे आते हैं वो हमने ड्रॉ करके रख रखे हैं, आप इससे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, हमारे पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा, उसको मैं किसी डिस्टेंस पे लेके गई, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। तो जो रिलेशन आता है वो आता है हमारे पास माइनस डेल वी बाय डेल आर। अगर एक्स डायरेक्शन में है तो डेल वी बाय डेल एक्स, वाई में डेल वी बाय डेल वाई, जेड में है तो माइनस डेल वी बाय डेल जेड। ये डेल क्या है, यहाँ पे ये डेल हमारे पास है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, अगर हम एक्स का ले रहे हैं, मान लो हमने एक्स का ले लिया, तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन में y को और z को क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। ऐसे ही y को लेंगे तो इसमें x और z कांस्टेंट रहेगा, और z में लेंगे तो यहाँ पे x और y रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से हम इलेक्ट्रिक वो पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी आर, इनका ई का और डी आर का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और डी आर क्या होगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, इनका क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट, तो हमारे पास आ गया पोटेंशियल आ जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। पहले दो चार्ज के लिए देख लेते हैं, फिर तीन चार्ज के लिए, फिर आप चार पांच कितने भी चार्जेज के लिए कर सकते हैं। दो चार्जेज के लिए क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, ये एक चार्ज क्यू था, इसकी वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर कुछ पोटेंशियल होगा, और वो पोटेंशियल कितना होगा हमारे पास, V इक्वल टू के क्यू बाय आर, है ना, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज के, और ये वर्क डन ही किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो इस पोटेंशियल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज से। कौन से चार्ज को लेके आ रहे हैं हम एक चार्ज इन्फिनिटी को पी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। ये चार्ज Q1 था, ये यहाँ पे रखा हुआ था, हमने क्या किया, एक Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से हम पी पॉइंट पे लेके आए, तो उसमें हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, वो किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, के Q1 Q2 बाय आर, के Q1 Q2 बाय आर। ठीक है, चलो थ्री चार्जेस के लिए क्या हो गया, ये मेरे पास Q1 Q2 Q3 तीन चार्जेस हैं, ये उन तीनों के बीच में डिस्टेंस दे रखी है, तो हम इसमें सभी का पेयर लेंगे। जैसे 1 2 का पेयर हो जाएगा, एक 2 3 का हो जाएगा, और एक 3 1 का हो जाएगा। सभी का पेयर लेंगे क्योंकि हम एक सिस्टम की एनर्जी निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सिस्टम की होगी पूरे की। तो ये पोटेंशियल आ गई के Q1 Q2 बाई R12, के Q2 Q3 बाई R13 और के Q3 Q1 बाय R31। चलो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके अंदर वो हो गए कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स आपको पता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज की। इसकी 5-7 जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो मैंने इसमें
खत्म कर दिए बस। इसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज आती है। देखो क्या क्या है, जो हमारे पास कंडक्टर रहेगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हमारे पास गॉस लॉ से आया था ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। ई जीरो है तो यहाँ पे चार्ज भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और चार्ज भी जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहाँ से देखो इस वाले में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हमारे पास पोटेंशियल क्या होता है, माइनस डेल वी बाई डेल आर। माइनस को तो चलो छोड़ दो, हम मैग्नीट्यूड ही देख लेते हैं। तो ये जीरो है तो डेल वी बाई डेल आर, है ना, डेल वी बाई डेल आर जीरो है, मतलब वी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। तो यहाँ पे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्यू जीरो होगा और पोटेंशियल क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। जो कंडक्टर के अंदर है, हम किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो वहां पे पोटेंशियल रहेगा कांस्टेंट, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो कंडक्टर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कंडक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, अंदर तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और जस्ट आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ये भी याद रखो, इंपॉर्टेंट है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक ये देख लो, चार्ज इज ओनली ऑन द सरफेस। एक मैंने कंडक्टर को चार्ज दे दिया क्यू, तो इस पे इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रह गया, कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता, जो भी चार्ज आएगा वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये मेरे पास अजीब टाइप का कंडक्टर है, इसको मैंने कुछ चार्ज दे दिया क्यू, तो यहाँ पे जो ये वाला सरफेस होता है ना, जिसमें ये इस टाइप से है, जैसे ये वाला सरफेस हो गया, इसमें सरफेस है वो इस टाइप से, यहाँ पे चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू जो ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड है, यहाँ पे चार्ज होगा वो कम होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। कंडक्टर्स आ गए, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ये इंसुलेटर्स ही होते हैं, लेकिन इनको इंसुलेटर क्यों नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी करंट के फ्लो की, चार्जेस के फ्लो की वजह से कंडक्ट नहीं होती है, यहाँ पे पोलराइजेशन हो जाता है डाइलेक्ट्रिक्स में। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स विच गेट्स पोलराइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो है। जैसे ही मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये क्या हो गए, पोलराइज हो गए, ये नेगेटिव पॉजिटिव ये ऐसे चलने लग गए, तो इधर वाली सारा सरफेस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, इधर वाला सारा सरफेस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने आउटसाइड कितना फील्ड अप्लाई किया हुआ है, ई नोट अप्लाई किया हुआ है, और जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या हो गया, ये वाला नेगेटिव हो गया है ना, और ये वाला हो गया हमारे पास पॉजिटिव। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, छोटा बनेगा थोड़ा बनेगा, लेकिन अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, जिसको मैंने नाम दे दिया ईपी। तो यहाँ पे हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ईपी। इधर जितना जा रहा था है ना, इधर जितना जा रहा था ई नोट माइनस इधर इतना आ रहा है ईपी, तो इसमें से माइनस कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास ई नोट माइनस ईपी। यहाँ पे एक और टर्म यूज होती है, ई नोट डिवाइडेड बाई ई, इसको हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सभी मटेरियल्स का अलग अलग होता है, और इसको हम बोल देते हैं एप्सिलॉन आर, है ना, एप्सिलॉन आर, जो होती है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को हम ऐसे भी लिखते हैं, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है ना, आप लोगों को पता है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज में पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड कुछ भी लगा लो। और यहाँ पे ये जो के है इसको हम बोलेंगे 1 प्लस काई, और क्या काई क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपेसिटेंस, लास्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज और एनर्जी। किसी, ये क्या होती है, एबिलिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की या एनर्जी को स्टोर करने की। ठीक है, हमारे पास Q होता है, जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल होता है। यहाँ से क्या आ गया, Q इज इक्वल टू CV। यहाँ पे C क्या है, C यहाँ पे होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, ये होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस।
इसकी यूनिट फैराड हो जाएगी, फैराडे नहीं फैरड, इसकी यूनिट हो जाएगी फैरड हो जाएगी। जो फैरड होता है वो एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हम इसको या तो नैनो एम्पियर में लेते हैं, मोस्टली तो माइक्रो एम्पियर में चलते हैं। और डायमेंशन Q बाई V होती है, तो यहाँ से हम डायमेंशन निकालते हैं, Q की डायमेंशन लिख लो, V की डायमेंशन लिख लो, तो डायमेंशन इसकी आ जाती है M-1 L-2 T4 A2। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हमारे सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने दे दिया प्लस सिग्मा, इसके ऊपर मैंने दे दिया माइनस सिग्मा, और इसका एरिया हो गया वो ए हो गया, और इन दोनों के प्लेट के बीच की डिस्टेंस मैंने डी ले ली। तो इसकी वजह से जो कैपेसिटेंस आता है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से जो कैपेसिटेंस आता है उसको मैंने सी लिख दिया, और ये सी क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से जो कैपेसिटेंस आता है वो आता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रुपिंग ऑफ चार्जेस। ग्रुपिंग ऑफ चार्जेस में हमारे पास एक सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है। सीरीज में क्या हो गए, ये एंड टू एंड कनेक्ट हो गए है ना, और पैरेलल में ये इस टाइप से कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे आप लोगों ने कभी रेजिस्टेंस को देखा होगा उसी टाइप से ये कनेक्ट होते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आएगा, जब ये सीरीज में होंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा ये 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और भी है तो वो 1/1/1 कर दो। अगर हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट है तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा C इक्विवेलेंट आएगा C1 प्लस C2। उसके बाद आती है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो गई, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ना एबिलिटी टू स्टोर द एनर्जी और चार्ज, तो यहाँ पे इसकी एबिलिटी तो है कि ये एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है, जैसे फैन में लगा होता है कि ये एनर्जी को और चार्ज को स्टोर करता है। तो कितनी एनर्जी स्टोर करता है, वो आती है 1/2। देखो इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, हमारे पास तीन चीजें हैं, Q है और एक C है और एक V है। या तो इसको Q और C की फॉर्म में लिख दो, या C और V की फॉर्म में लिख दो, या Q और V की फॉर्म में लिख दो। मैंने यहाँ पे सभी के फॉर्म में लिखा हुआ है 1/2 Q² प्लस 1/2 CV प्लस नहीं इज इक्वल टू, ये सारे के सारे इक्वल होंगे, इज इक्वल टू 1/2 CV², या फिर इसको लिख दो 1/2 Q इंटू V। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जहां पे भी डेंसिटी की बात आए उसका मतलब है एनर्जी कुछ भी है ना, मास डेंसिटी जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी इसकी, U, इसको मैंने स्मॉल u से लिखा है, तो ये आ गई हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। याद कर लो ये सारे फॉर्मूले। नेक्स्ट हमारे पास आता है जैसे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ये मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिखाया हुआ है। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये तो हमने निकाल लिया, कितना आया था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, ये कैपेसिटर था हमारे पास, क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लेंगे, पहले तो उसके अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब रख देंगे, मतलब एक कंडक्टर रख देंगे। दूसरे में क्या करेंगे, हम एक डाइलेक्ट्रिक रख देंगे। वैसे तो हमें पता है कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस आता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो कितना आता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। इसको मैंने C नोट लिख दिया है, आप कुछ भी ले लो, चाहे यहाँ पे इसको C नोट लिख लो, इसको मैंने क्या लिख दिया, C नोट। ये आ गया हमारे पास C नोट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, C नोट आया था हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। अब अगर मैंने इसके अंदर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर मैंने रख दी एक कंडक्टिंग स्लैब, तो कंडक्टर का तो हमें पता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी माइनस टी। टी क्या है, ये जो स्लैब रखी है इसकी थिकनेस है, ठीक है, और डी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और ए क्या है, इसका एरिया है, ए इसका एरिया है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाय डी इंटू 1 माइनस टी बाई डी, क्योंकि हमें इसको C नोट की फॉर्म में लिखना है। तो C आ गया हमारे पास C नोट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी बाय डी, ठीक है। ये आ गया, अगर एक कंडक्टिंग स्लैब को रख देंगे तो कैपेसिटेंस कितना आता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख देंगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो कैपेसिटेंस कितना आएगा। यहाँ पे भी मैंने सेम ही लिया हुआ है, जो स्लैब रखी हुई है उसका थिकनेस T है, ये D है, और इसका जो एरिया लिया हुआ है, जो इसका एरिया है वो हमारे पास A है। ये मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले ली, और डाइलेक्ट्रिक में अभी अभी हमने देखा था, देखो यहाँ पे हमने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है पोलराइजेशन की वजह से, जिसको मैंने EP बोला था। तो ये आ गया हमारे पास
ईपी, ये ईपी बन गया पॉजिटिव टू नेगेटिव, और एक हमने ई नोट हमने अप्लाई किया हुआ है ना, इसको हमने कुछ चार्ज दे रखा है तो जिसकी वजह से ई नोट बना हुआ है। तो इसके अंदर कितना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, ई नोट माइनस ईपी। एक तो हमने ई नोट अप्लाई किया हुआ है और ईपी आया पोलराइजेशन की वजह से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई नोट माइनस ईपी। तो यहाँ पे अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखेंगे तो कैपेसिटेंस कितना आता है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय के। इसको फिर से देख लो, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय के। आप लोगों को ये याद करना है, आप लोगों को ये भी देखना है कि अगर इस टी को मैंने डी के इक्वल कर दिया तो क्या होगा, मतलब सारी चीज़ें आप लोगों को देख लेनी है। तो ये एक क्विक सा रिवीजन था हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के चैप्टर का। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को इसमें से किसी में भी डाउट है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आप किसी भी टॉपिक का देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।